नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का मंथन में स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन के अंतर्गत हम लोग 70वीं बीपीएससी मेंस के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक चंपारण के सत्याग्रह को देखने वाले हैं और इसका संपूर्ण रूप से हम लोग मूल्यांकन करेंगे। ध्यान रखिएगा, इस सेशन के अंतर्गत हम लोग न केवल इसके महत्व, परिणाम क्या हुए चंपारण सत्याग्रह के या इसका क्या महत्व है, इसका समीक्षा और आलोचना आलोचना भी हम लोग इसका करने वाले हैं। और चूंकि हम लोग जानते हैं कि चंपारण सत्याग्रह बिहार में हुआ था और बिहार के इतिहास के संदर्भ में यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना है, इसलिए मैं यह सेशन आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ। यहाँ पर ध्यान रखने योग्य तथ्य है, अगर हम लोग बात करें चंपारण सत्याग्रह से किस प्रकार के प्रश्न आज तक पूछे गए हैं, तो ध्यान रखिएगा आज बीपीएससी के द्वारा चंपारण सत्याग्रह का महत्व क्या था, महत्व के अतिरिक्त इसका कारण, प्रभाव, किसान आंदोलन के निर्णायक मोड़ में इसकी क्या भूमिका थी, इस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं चंपारण सत्याग्रह से। यदि हम लोग बात करें कि ये प्रश्न कब कब पूछे गए हैं, तो यहाँ पर ध्यान रखने की आवश्यकता होगी कि 42वीं से लेकर के 69th बीपीएससी मेंस तक इसे प्रश्न पूछे गए हैं और लगातार इससे पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। तो आने वाले 70वीं बीपीएससी के लिए यह सेशन भी अत्यंत ही महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है। तो सबसे पहले यदि हम लोग बात करें चंपारण सत्याग्रह आखिर हुआ क्यों, तो अगर हम लोग इसकी भूमिका लिखना प्रारंभ करेंगे, ध्यान रखिएगा जब भी हम लोग अपना आंसर लिखेंगे तो सबसे पहले हमें अपना भूमिका लिखना होगा। भूमिका के अतिरिक्त अगर हम लोग बात करते हैं, भूमिका के अतिरिक्त जब भी हम लोग बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा कि हमारा एक बॉडी पार्ट हो जाएगा और बॉडी पार्ट के अंतर्गत जो प्रश्न पूछा गया है उस प्रश्न का उत्तर हम लोग वहां पर लिख डालेंगे। साथ ही साथ ध्यान रखना है कि प्रत्येक प्रत्येक प्रश्न का एक कंक्लूजन लिखना होगा, कंक्लूजन लिखना होगा, ध्यान रखिएगा। और कंक्लूजन हमेशा सकारात्मक लिखने का प्रयास कीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा। सकारात्मक जब आप लिखते हैं कंक्लूजन, तो यह आपकी एक सकारात्मक सोच को दर्शाती है, जो कि एक सिविल सर्वेंट के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होती है। कभी भी कितना भी प्रश्न नकारात्मक हो, उत्तर का कंक्लूजन आपका हमेशा सकारात्मक होना चाहिए, ये ध्यान में रखना है आप लोगों को। तो हम लोग यहाँ पर इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ पर सबसे पहले हम लोग कारण समझने का प्रयास करेंगे। तो पहले हम लोग भूमिका समझेंगे कि आखिर हम लोगों को भूमिका कैसे प्रारंभ करनी चाहिए। तो हम लोग देखते हैं कि जब औपनिवेशिक शासन या ब्रिटिशर्स भारत पर शासन कर रहे थे, तो उन्होंने विभिन्न प्रकार की नीतियां भारत में अप्लाई की थी। अब सबसे पहले यदि हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि भारत में जो भी किसान आंदोलन हुए हैं, जो भी किसान आंदोलन हुए हैं, वो अंग्रेजों की कर व्यवस्था से संबंधित थी। अंग्रेजों की कर व्यवस्था में उत्पन्न किए गए व्यवधान या नवीन कर व्यवस्था को लागू करने के परिणाम स्वरूप किसानों के मध्य जो हलचल उत्पन्न हुई, उसके कारण किसान आंदोलन भारत में हुए हैं सभी जगह। लेकिन यहाँ पे हम लोग स्टिक करेंगे अपना चंपारण सत्याग्रह के ऊपर में। तो औपनिवेशिक शासन के आरंभ होते ही भारत में कई ऐसे प्रकार के कर व्यवस्थाएं लागू की गई, जिससे भारतीय किसानों का लगातार शोषण होता रहा। और न केवल यह शोषण हो रहा था, अपितु यह लगातार बढ़ता भी जा रहा था। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि औपनिवेशिक भू राजस्व नीति के अतिरिक्त हम लोग अंग्रेजों के द्वारा भारत में कृषि का वाणिज्यीकरण भी किया जाता है, इसे भी हम लोग देखते हैं। और ये दोनों मिलकर के एक संस्थागत रूप से भारतीय किसानों का लगातार शोषण करने में लगी हुई थी, जिसके कारण हम लोग देखते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था को ब्रिटिश औद्योगिक अर्थव्यवस्था के एक पूरक अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित किया जाता है और ब्रिटिशर्स के द्वारा भारत से केवल कच्चे मालों की प्राप्ति के लिए इसका उपयोग किया जा रहा था। और इसमें यदि हम लोग अस्थायी बंदोबस्त को देखते हैं, तो अस्थायी बंदोबस्त में कहीं ना कहीं चंपारण के नील किसानों को न केवल उनकी हालत दयनीय की, अपितु उनके शोषण को कई गुना बढ़ा दिया, उसे उच्च स्तर या अगले स्तर पर लेकर के चली जाती है। तो ये हम लोग भूमिका में डाल सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहले हम लोग कारण समझेंगे कि आखिर चंपारण में के किसान क्यों उद्वेलित हुए कि उन्होंने महात्मा गांधी को आमंत्रित किया और वहां पर एक महत्वपूर्ण आंदोलन किया। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कारण। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि अंग्रेज बगान मालिकों द्वारा किसानों से किया जाने वाला अनुबंध, और यहाँ ध्यान रखिएगा कि चंपारण में जो नील की खेती होती थी वह अनुबंध के आधार पर थी। अनुबंधित कृषि वहां पर की जाती थी। किसानों के द्वारा जो नीलहे थे या नील बागान मालिक थे, वो किसानों से
अनुबंध करते थे। अब इसे तिनकठिया पद्धति का नाम दिया गया और इस अनुबंध में कहा गया कि किसान अपने उपजाऊ भूमि के 3/20वें भाग पर नील की खेती करे। अब यहाँ पर नील की खेती की जब हम लोग बात करते हैं तो नील की खेती ने ही चंपारण के किसानों में जो गोरे नील या बगान मालिक थे उनके विरुद्ध असंतोष की भावना उत्पन्न करती। इसके साथ ही इन किसानों को अंग्रेज मालिकों के द्वारा उचित मजदूरी भी नहीं दी जाती थी। साथ ही साथ बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा कि नील की कृषि जो थी यह मृदा स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अनुपयुक्त थी और यह न केवल मृदा स्वास्थ्य अपितु फसल चक्र को भी प्रभावित कर देती थी, जिसके कारण जो वहां की स्थानीय मृदा थी उसकी उर्वरा शक्ति में नकारात्मक परिवर्तन होता था, जिससे आने वाले दिनों में वो अगली फसल का उत्पादन भी सही ढंग से नहीं कर पाते थे। दूसरा कारण अगर हम लोग देखें तो नील बगान मालिकों द्वारा विभिन्न प्रकार के करों में की जाने वाली वृद्धि किसानों के मध्य असंतोष की भावना उत्पन्न कर देती है। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि 19वीं सदी के आरंभ में ही जर्मनी में रासायनिक नील के निर्माण को प्रयोगशाला में बनाने की विधि खोज ली जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप नील जो थी नील के मूल्यों में जो अंतरराष्ट्रीय बाजार में जो नील के मूल्य थे उसमें कमी आ जाती है। अब इसके कारण जो प्राकृतिक नील था वह काफी ज्यादा महंगी मिल रही थी, जिसे अब ये नील बगान मालिक भी इस काम को छोड़ना चाह रहे थे। लेकिन अब ये छोड़े तो छोड़े कैसे? सांप छुछुंदर वाली इनकी हालत हो गई थी। ये कृषि करवाना नहीं चाहते थे और उस कृषि को छोड़ना भी नहीं चाहते थे। तो इससे छुटकारा पाने के लिए उन्होंने एक जुगाड़ लगाया। अब ये जुगाड़ क्या लगाया इन्होंने? तो इन्होंने किसानों से कहा कि यदि आप लोग अपने नील की खेती को छोड़ना चाहते हैं तो आपको एक टैक्स देना होगा या आपको इस प्रकार से लगान देना होगा कि आपको जो नील की खेती में लगान दे रहे थे उससे अधिक लगान दे करके और कुछ सर्टेन टैक्स दे करके आप नील की खेती को छोड़ सकते हैं। यानी अगर हम लोग देखें तो ये नील बागान मालिक नील की खेती को छोड़ने के एवज में वहां से अधिक मुनाफा कमाना चाहते थे। तो लगान की दर भी बढ़ा देते हैं वो लोग और गैर कानूनी जो भी टैक्सेस थे उसे भी बढ़ा दिया जाता है। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि ठीक है आपने टैक्सेस तो बढ़ा दिए लेकिन टैक्स वसूल करने के तरीके जो थे वो अत्यधिक बर्बर और अमानवीय थे। ये ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर हम टैक्स बढ़ा दिए तो कोई इश्यू नहीं था, लेकिन आप टैक्स तो बढ़ा ही रहे हैं, साथ ही साथ जो वसूलने का तरीका है वह बर्बर और अमानवीय था। यदि कोई व्यक्ति टैक्स नहीं दे पाता था तो उसे जानवरों की तरह पीटा जाता था, घसीटा जाता था या घोड़ों के पीछे बांध करके उन्हें लंबी दूरी तक खींचा जाता था। तो कहीं न कहीं इस कारण से भी किसानों के मध्य असंतोष की स्थिति उत्पन्न होती है। और यहाँ जब ये किसान पुलिस प्रशासन और न्यायपालिका आदि की शरण में जाते थे तो ये तीनों जो थे, पुलिस हो चाहे प्रशासन हो, पुलिस हो आपका, प्रशासन हो या न्यायपालिका हो, ये तीनों किसानों के पक्ष में कुछ नहीं बोलते थे। इनका कहना था कि तुमने टैक्स नहीं दिया इसलिए इन अंग्रेज बाबू ने तुम्हें सजा दी है। ये अंग्रेजों का ही पक्ष लेते थे, यानी गोरे नील बगान मालिकों का ही पक्ष लेते थे और किसानों को असहाय छोड़ देते थे। किसानों की दुर्दशा की जब हम लोग बात करते हैं तो किसानों की दुर्दशा का वर्णन उस समय पीर मोहम्मद मुनीस के द्वारा प्रताप में लिखे गए अपने लेखों में किया गया, जो उस समय काफी चर्चित भी हुए थे। इसके अतिरिक्त बिहारी समाचार पत्र के द्वारा किसानों की दुर्दशा को आगे उठाया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप इन किसानों की दुर्दशा भारतवर्ष में जानी जाती है विभिन्न नेताओं के द्वारा। अब यदि हम लोग बात करें तो ये कारण हमारा हो गया कि इतना कारण हम लोग देंगे कि आखिर असंतोष की भावना किसानों के मध्य क्यों उत्पन्न हुई, जो कि एक आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गई। अब बात करेंगे कि चंपारण सत्याग्रह का आरंभ और इसका विकास किस प्रकार से हुआ था। तो यहाँ पर हम लोग आरंभ की जब बात करते हैं तो इसका आरंभ हम लोग अगर देखें तो 1916 में हो चुका था। स्थानीय नेता राजकुमार शुक्ल वहां पर ऑलरेडी काम कर रहे थे, लेकिन इन्होंने सोचा राजकुमार शुक्ल ने कि क्यों नहीं महात्मा गांधी को इस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए उन्हें आमंत्रित किया जाए। तो 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था और यह अधिवेशन हुआ आपका लखनऊ में, जिसे हम लोग लखनऊ अधिवेशन के रूप में जानते हैं। इस अधिवेशन में ही पहली बार राजकुमार शुक्ल और ब्रज किशोर प्रसाद जैसे बिहार के स्थानीय नेता लखनऊ जाते हैं और वहां पर इन नेताओं के द्वारा
गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण दिया जाता है, जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका थी राजकुमार शुक्ल की। राजकुमार शुक्ल ने ही गांधी जी को आमंत्रित किया था चंपारण आने का, और नील आंदोलनकारियों का नेतृत्व करने का इन्होंने आमंत्रण दिया था। अब गांधी जी जो थे वो उसी समय 1915 ईस्वी में, हम लोग जानते हैं कि गांधी जी 1915 ईस्वी में 9 जनवरी को ये भारत लौटे थे, लेकिन भारत लौटने से पूर्व ही दक्षिण अफ्रीका में उनके द्वारा किए गए सत्याग्रह के आंदोलनों की चर्चा भारत के सभी जगहों पर हो रही थी। तो दक्षिण अफ्रीका में किए गए गांधी जी के सत्याग्रह के प्रयोग से ही प्रभावित होकर के राजकुमार शुक्ल के द्वारा उन्हें आमंत्रित किया जाता है, और चंपारण के नील कृषकों की स्थिति का वर्णन वो करते हैं। गांधी जी यहाँ रुकते नहीं है, वह इस निमंत्रण को स्वीकार कर लेते हैं, और इसके उपरांत गांधी जी बिहार आते हैं, और बिहार में चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत होती है। गांधी जी पहली बार 10 अप्रैल 1917 ईस्वी को चंपारण आंदोलन के सिलसिले में चंपारण जाने के क्रम में गांधी जी सबसे पहली बार पटना आते हैं, और प्रारंभिक चरण में गांधी जी सोचते हैं कि इस आंदोलन को सत्याग्रह के बजाय बातचीत के टेबल पर ही हल करने का प्रयास किया जाए। इसके लिए गांधी जी विभिन्न अधिकारियों से मिलते हैं, परंतु उन्हें किसी भी प्रकार का कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है। तो ध्यान रखिएगा कि गांधी जी ने शोषण की इस समस्या का समाधान करने का प्रयास बातचीत के माध्यम से किया, और इसके लिए इन्होंने 2 व्यक्तियों का नाम यहाँ महत्वपूर्ण हो जाएगा, जिसका उल्लेख करना आपके आंसर में अनिवार्य है। तो सबसे पहले इन्होंने मुजफ्फरपुर में बिहार प्लांटर्स एसोसिएशन के मंत्री थे जेएम विल्सन। जेएम विल्सन से इन्होंने मुलाकात की, और इसके पश्चात तिरहुत डिवीजन के कमिश्नर मैगार्ड से इन्होंने मुलाकात की। लेकिन इन दोनों मुलाकातों का उन्हें कोई लाभ नहीं मिला, न ही इन दोनों से उन्हें किसी भी प्रकार का सहयोग मिला। इतना ही नहीं, सहयोग भी नहीं किया इन लोगों ने। लेकिन अगर मैगार्ड की बात करें, तिरहुत डिवीजन के जो कमिश्नर थे, इन्होंने मैगार्ड के द्वारा धारा 144 लगा दी जाती है तिरहुत डिवीजन में, और गांधी जी के चंपारण पहुंचने से रोकने की कोशिश की जाती है। इन सब के बावजूद हम लोग देखते हैं कि जब गांधी जी को प्रारंभिक चरण में असफलता प्राप्त होती है, तो गांधी जी अगले ही दिन चंपारण के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। लेकिन चंपारण के जिला मजिस्ट्रेट, ध्यान रखिएगा, डब्ल्यू जे हार्डकॉक जो चंपारण के जिला मजिस्ट्रेट थे, ये नाम भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। इनके द्वारा गांधी जी को चंपारण छोड़ने का आदेश दिया जाता है, और कहा जाता है कि आप अनधिकृत रूप से चंपारण में प्रवेश कर गए हैं। अब गांधी जी का कहना था कि भैया चंपारण तो भारत में है, और मैं भारत का नागरिक हूं। अब एक नागरिक अपने देश में नहीं जाएगा, नहीं घूमेगा, तो ये कैसे होगा? और किस प्रकार से एक भारतीय नागरिक को चंपारण में प्रवेश के लिए अनधिकृत प्रवेश कहा जा रहा है, ये गांधी जी का कहना था। तो गांधी जी ने कहा कि मैं इस आदेश को नहीं मानूंगा, और नहीं मानने के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया, और उन्हें मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाता है, मुकदमा उनके ऊपर चलाया जाता है। जब गांधी जी अदालत में पहुंचते हैं, तो वहां पर हम लोग देखते हैं कि जब मुकदमा इन पर चलाया जाता है, तो गांधी जी कहते हैं कि मैं अपने देश में किसी भी क्षेत्र में आने जाने के लिए स्वतंत्र हूं। हाँ, मैंने आपके धारा 144 का उल्लंघन किया है, उसके लिए मैं सजा का हकदार हूं, लेकिन अपने देश में कहीं भी आने जाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। यानी गांधी जी ने एक कानून को तोड़ा, उसको उन्होंने स्वीकार किया, परंतु यहाँ पर अपनी स्वतंत्रता की बात भी उन्होंने सामने रखी। लेकिन बाद में देखते हैं कि अदालत के द्वारा गांधी जी पर जो मुकदमा चलाया जा रहा था, उसे वापस ले लिया जाता है, और गांधी जी को चंपारण के गांव में जाने से छूट दे दी जाती है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है, यहाँ एक अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य होता है जो इस आंदोलन के या गांधी जी के इस मुकदमे में हमें प्राप्त होता है। अब हुआ क्या कि गांधी जी के द्वारा सरकारी आदेश को नहीं मानना एक बहुत बड़ी घटना थी। हम सरकारी आदेश नहीं मान रहे हैं, लेकिन उससे भी बड़ी बात थी कि सरकार का गांधी जी के सामने झुकना, यह उससे भी बड़ी घटना थी, क्योंकि सरकार ने कहा कि ठीक है, आप जाकर के किसानों से बात कर सकते हैं। यह सरकार के द्वारा माना गया था, और संभवतः भारत में पहली बार हो रहा था कि जब सरकार किसी भारतीय नेता के सामने भारतीय मांगों के समक्ष वो झुक रहे थे।
तो ये एक महत्वपूर्ण विशेषता या महत्व को दर्शा रहा था गांधी जी का। अब यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस आंदोलन का परिणाम, तो यहाँ पर ध्यान रखना है हमें कि गांधी जी अपने सहयोगियों के साथ इस आंदोलन में लगातार जुड़े हुए थे। इस आंदोलन में लगातार जुड़े हुए थे, कुछ छूटा तो नहीं, क्योंकि मैं कहानी कहने के चक्कर में बहुत कुछ चीजें भूल भी जाता हूँ, ये ध्यान रखिएगा। नहीं, अभी तक तो कुछ छूटा नहीं है। आइए, तो गांधी जी अपने सहयोगियों के साथ में चंपारण का दौरा कर रहे थे, गांव-गांव वो जा रहे थे। अब इसमें उनके सहयोगियों का नाम लिखना यहाँ पे हमें अनिवार्य हो जाएगा। गांधी जी के प्रमुख सहयोगियों की बात करेंगे तो ब्रजकिशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, नरहरि पारिख, आचार्य जेबी कृपलानी, अनुग्रह नारायण सिंह और कुछ अन्य सहयोगियों के द्वारा ये लोग सुबह-सुबह गांव में निकल जाते थे और दिन भर ये गांव का दौरा करते थे और वे किसानों का बयान दर्ज करते थे। उधर बिहार प्लांटर्स एसोसिएशन की बात करें तो उन्होंने गांधी जी की जांच पर अपना विरोध प्रकट किया और इसके संबंध में कमिश्नर के समक्ष एक प्रस्ताव रखते हैं कि गांधी जी बेकार में अनधिकृत रूप से बेकार में किसानों को अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध या हमारे विरुद्ध भड़का रहे हैं। इस प्रकार का इन्होंने बिहार प्लांटर्स एसोसिएशन के लोगों ने विरोध प्रकट किया और अपना बयान या विरोध दर्ज करवाया कमिश्नर के सामने में। अब गांधी जी जो थे ये अपने सहयोगियों की सक्रियता और वहां के किसानों का उत्साह देखकर भी सरकारी व्यवस्था जो थी वो असमंजस में पड़ जाती है कि भैया अब करे क्या, ये तो लकुटीधारी जो है ये हमारी लुटिया डुबो देगा। तो इससे बढ़िया है कि जब गांधी जी की लोकप्रियता बढ़ रही थी और ब्रिटिश सरकार के लिए गांधी जी द्वारा किए जा रहे इन शांतिपूर्ण प्रयासों को अनुचित ढंग से दमन कर पाना ये कहीं से भी उचित दिखाई नहीं दे रहा था। आखिर आप क्या बोल करके गांधी जी के आंदोलन का, या गांधी जी यदि चंपारण में घूम रहे हैं शांतिपूर्ण ढंग से, तो आप इसका दमन कैसे कर सकते हैं? आप गांधी जी को रोक कैसे सकते हैं? आप न गांधी जी आपके विरुद्ध या ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध किसी किसान को भड़का रहा है, वो तो केवल जांच कर रहे हैं, किसानों का बयान दर्ज कर रहे हैं। तो अनुचित ढंग से दमन करना भी यहाँ पर उनके लिए सही साबित नहीं हो सकता था, तो इन्हें रोकना काफी मुश्किल हो गया था। अब स्थिति को और अधिक बिगड़ने देने से रोकने के लिए तब पटना के जो कमिश्नर थे, उपराज्यपाल एडवर्ड गेट इस समस्या के समाधान के लिए कदम उठाते हैं और इन्होंने गांधी जी को बुलाते हैं। महात्मा जी, अब आप आइए हमारे पास में बातचीत कीजिए, समस्या क्या है आपको या चंपारण के किसानों को। तो गांधी जी कहते हैं कि किसानों की समस्याओं और करों की जांच के लिए क्या प्रयास किए जा सकते हैं सरकार की ओर से। तो एडवर्ड गेट के द्वारा इन समस्याओं और करों की जांच के लिए एक समिति का गठन करने का प्रस्ताव रखा जाता है और जिसे हम लोग चंपारण कृषक जांच समिति के नाम से जानते हैं। इसके अध्यक्ष के रूप में एफजी स्लाई की नियुक्ति की जाती है और सदस्यों के रूप में गांधी जी को भी शामिल कर दिया जाता है। अब यहाँ पे यदि हम लोग बात करें तो इसके अन्य सदस्यों में राजा हरिहर प्रसाद, नारायण सिंह, एलसी अडामी, टीजे रीड और जी रैनी आदि को अन्य सदस्यों के रूप में नियुक्त किया जाता है। अब इस समिति के समक्ष गांधी जी अपना प्रस्ताव रखते हैं। सबसे पहला प्रस्ताव था कि 3 कठिया पद्धति जो है, जिसके अनुसार चंपारण में नील की कृषि, अनिवार्य कृषि करवाई जाती है, उसे समाप्त किया जाए और कृषकों से जो भी अवैध वसूलियां बागान मालिकों के द्वारा की गई है उन्हें वापस लौटा दिया जाए। अब गांधी जी के इस प्रस्ताव पर जो समिति थी अपनी स्वीकार्यता देती है और 4 अक्टूबर 1917 ईस्वी को जांच समिति के द्वारा अपनी सिफारिश एडवर्ड गेट को दी जाती है। अब इस सिफारिश में कहा क्या गया, तो सबसे पहले गांधी जी का पहला प्रस्ताव था 3 कठिया प्रथा को समाप्त किया जाए, इसमें एक्सेप्ट कर लिया जाता है। दूसरा था बढ़े हुए लगान का 1/4 हिस्सा छोड़ दिया जाए तथा 3/4 भाग ही वसूला जाए, इसे भी एक्सेप्ट किया जाता है। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव कि किसानों से वसूले गए नगद राशि का 25% भाग किसानों को फिर से वापस लौटा दिया जाए, ये भी जांच समिति के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाता है। अपनी सिफारिश रिपोर्ट में यह प्रस्तुत किया जाता है। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि गांधी जी के इस आंदोलन ने किसानों की राहत के लिए एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की और आंदोलन के उपरांत नील की खेती नीलहों के लिए लाभदायक नहीं रही और शीघ्र ही गोरे बागान मालिक जो थे वो चंपारण से छोड़ करके पलायन कर जाते हैं, चंपारण से चले जाते हैं, क्योंकि मुनाफा इसमें अब रहा नहीं। सबसे महत्वपूर्ण चीज था
कि वसूले गए पैसे में से जो भी अवैध वसूलियां की गई थी, उसमें से नगद राशि के रूप में जो वसूली हुई थी, उसका 25% लौटाने की बात स्वीकार कर ली गई थी। और भारत में ये पहली बार हुआ था कि अंग्रेज वापस भारतीयों को वसूले गए पैसे में से लौटा रही थी। अब यहाँ पर हम लोग महत्व और समीक्षा, इस आंदोलन की महत्व और समीक्षा की चर्चा करेंगे, जो सबसे महत्वपूर्ण पाठ होने जा रहा है। तो 1917 के चंपारण सत्याग्रह ने न केवल किसान आंदोलनों की दृष्टि से अपितु भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के विकास की दृष्टि से भी परिवर्तन का एक बिंदु माना जाता है, अत्यंत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। और चंपारण सत्याग्रह में कई बातें पहली बार हमें दिखाई देती हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में भी। तो सबसे पहली बार अगर हम लोग देखें तो पहली बार किसी भारतीय नेता ने ब्रिटिश अधिकारियों के आदेश की अवहेलना की और कानून तोड़ने के एवज में दंड पाना मुनासिब समझा। ये ध्यान रखिएगा, ये भारत के किसी भी आंदोलन में पहली बार हो रहा था या किसी राष्ट्रीय नेता के द्वारा पहली बार किया जा रहा था। इसके अतिरिक्त हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर गांधी जी के द्वारा जो आंदोलन किया गया वह चंपारण सत्याग्रह कहलाया, और सत्याग्रह का पहला प्रयोग गांधी जी ने चंपारण आंदोलन के दौरान ही किया था। किसानों की समस्या को गांधी जी के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर उठाया जाता है और राष्ट्रीय स्तर के नेता भी अब किसानों के आंदोलन के विषय में जानने लगे, किसानों की समस्याओं के विषय में जानने लगे और आंदोलन में पार्टिसिपेट करने लगे। पहली बार यह देखा गया कि भारत के किसी राष्ट्रीय नेता ने किसानों को अपनी आवाज दी, उनके हक की बात की और किसानों के साथ खड़े होते हैं। इसके अतिरिक्त आंदोलन की आंशिक सफलता ने किसानों का उत्साह काफी ज्यादा बढ़ाया और इसके पश्चात हम लोग देखते हैं कि भारत में एक नवीन प्रकार से किसान आंदोलन प्रारंभ हो जाते हैं। और इसी यह एक प्रारंभिक बिंदु हम लोग मान सकते हैं चंपारण सत्याग्रह को, कि इसके पश्चात अंग्रेज सरकार के विरुद्ध कई सारे किसान आंदोलन उठ खड़े होते हैं, जिसमें हमारा खेड़ा आंदोलन और अवध किसान आंदोलन का हम लोग नाम ले सकते हैं। और कहीं ना कहीं हम लोग देखते हैं कि इसमें किसानों को सफलता हाथ लगी थी। इसके अतिरिक्त गांधी जी के द्वारा ब्रिटिश सरकार के कानून का शांतिपूर्ण ढंग से विरोध इस आंदोलन की एक महत्वपूर्ण विशेषता बन जाता है। ये ध्यान रखिएगा, इस आंदोलन की महत्वपूर्ण विशेषता बन गई थी। अब बात करें चंपारण आंदोलन के महत्व की, तो यहाँ महत्व सबसे महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखिएगा। चंपारण आंदोलन ने न केवल किसान आंदोलन के लिए अपितु राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में भी अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है, ये ध्यान रखिएगा। कैसे, वो अब हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहली बार अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम लोग उद्देश्य के स्तर पर बात करते हैं कि आखिर उद्देश्य के स्तर पर चंपारण किसान आंदोलन का क्या महत्व था। यहाँ ध्यान रखिएगा, किसानों का शोषण मुक्ति का स्वर आंदोलन का स्पष्ट मुद्दा बन गया था और यह आंदोलन राष्ट्रीय मुक्ति के एक बड़े आदर्श से भी जाके जुड़ जाता है। और इसी से प्रेरित होकर के हम लोग देखते हैं कि विभिन्न राष्ट्रीय आंदोलन में उद्देश्य के स्तर पर काफी ज्यादा स्पष्टता देखी जाती है। पहले स्पष्टता थी नहीं कि हमें क्या चाहिए, स्वराज चाहिए या हमें अंग्रेजों के अंतर्गत ही कुछ अधिकार प्राप्त हो जाए। लेकिन इस आंदोलन के पश्चात हमें राष्ट्रीय आंदोलन में एक परिवर्तन देखा, और वह क्या देखा कि हमें क्या चाहिए, इसके विषय में राष्ट्रीय नेताओं को जानकारी प्राप्त हो जाती है। उदाहरण के लिए हम लोग अगर बात करें तो असहयोग आंदोलन में स्वराज की प्राप्ति का उद्देश्य रखा जाता है और जमींदारों एवं ब्रिटिश शासन दोनों से मुक्ति के संबंध में किसानों के मध्य जागरूकता उत्पन्न होती है। इसी के पश्चात हम लोग बिहार में देखते हैं कि स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में एक जबरदस्त किसान आंदोलन उठ खड़ा हुआ था। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भी एक महत्वपूर्ण योगदान दिया था और यह भी बीपीएससी मेंस के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे संबंधित एक सेशन हम लोगों ने पूर्व में कवर कर दिए हैं हम लोगों ने। तो यदि आप लोगों ने वह सेशन नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं कंप्लीट प्लेलिस्ट डाल दूंगा, आप लोग वहां से जाके चेक कर सकते हैं। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में एक किसान आंदोलन भी बिहार में होता है, जो कि काफी ज्यादा किसानों के मध्य जागरूकता उत्पन्न करने में सहायता उत्पन्न की थी। अब बात करते हैं नेतृत्व के स्तर पर इसका क्या महत्व था। तो गांधी जी ने न सिर्फ जनता के मध्य अपितु किसानों के मध्य भी स्वयं को स्थापित कर लिया। हम लोग देखते हैं कि अधिकांश नेता जो राष्ट्रीय नेता थे
वह या तो बुजुर्गा वर्ग या पढ़े लिखे लोगों में ही स्थापित थे, वो किसानों में नहीं थे, या जो किसान नेता थे वो पढ़े लिखे वर्ग में या मध्यम वर्ग में स्थापित नहीं थे। लेकिन गांधी जी एक ऐसे नेता उभर करके सामने आते हैं जो पढ़े लिखे मध्यम वर्ग और किसानों के मध्य, दोनों के मध्य अपनी लोकप्रियता स्थापित कर देते हैं। और गांधी जी ने नरम पंथ और गरम पंथ के मध्य एक संतुलन स्थापित किया। साथ ही साथ भारतीय राजनीति के संदर्भ में गांधी जी की व्यापक स्वीकार्यता का आधार तैयार हो गया था। और हम लोग देखते हैं कि 1947 ईस्वी के आजादी मिलने तक या आजादी के उपरांत भी देखते हैं कि गांधी जी के मृत्यु के पूर्व तक गांधी जी की सभी में स्वीकार्यता थी। गांधी जी जो कहते थे लगभग वही चीजें होती थी। इसके अतिरिक्त इस आंदोलन के गर्भ से कई ऐसे नेता निकले जो कि आने वाले समय में इन्होंने राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जैसे हम लोग राजेंद्र प्रसाद और आचार्य जेबी कृपलानी का नाम ले सकते हैं। संगठन के स्तर पर बात करेंगे तो किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस का स्पष्ट रुख अपनाती है। और इससे पूर्व यदि हम लोग देखते हैं तो कांग्रेस को जमींदारों और मध्यम वर्गीय वर्गों की पार्टी समझा जाता था, और इनका ही प्रभाव कांग्रेस पर सर्वाधिक देखा जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप जो कांग्रेस थी वह किसानों के मुद्दे पर उतना सक्रिय रूप से ध्यान नहीं दे पाती थी। लेकिन चंपारण आंदोलन के पश्चात हम लोगों ने देखा कि कांग्रेस ने किसानों के मुद्दे पर भी सक्रिय रूप से अपना कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। विचारधारा के अब स्तर पर हम लोग बात करें तो इस आंदोलन के दौरान अहिंसा का प्रभावी प्रयोग इसमें किया गया था। ये ध्यान रखिएगा, पहली बार अगर हम लोग देखें तो प्रभावकारी स्तर पर अहिंसा का प्रयोग गांधी जी के द्वारा इस सत्याग्रह के दौरान किया गया। और इसकी सफलता के कारण भविष्य के जन आंदोलन के लिए जो वैचारिक आधार था वह प्राप्त हो गया कि अब भारत का जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन होगा वह अहिंसा के मार्ग पर चलेगा, और इस मार्ग पर चल करके भारत को आजादी दिलाई जाएगी। कार्यक्रम के स्तर पर बात करेंगे तो गांधी जी और उनके सहयोगियों द्वारा न केवल किसानों के मुद्दों या समस्याओं के लिए कार्य किया गया, अपितु विभिन्न प्रकार के रचनात्मक कार्य भी इनके द्वारा किए जाते हैं और इनका प्रचार प्रसार भी इनके द्वारा किया जाता है। उदाहरण की अगर हम लोग बात करें तो शिक्षा का प्रसार किया गया, जिसमें 3 प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना गांधी जी के द्वारा वहां की गई। इसके अतिरिक्त गांधी जी ने चंपारण में स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम चलाया, सफाई कार्यक्रम चलाया, जिसके कारण वहां लोगों में काफी ज्यादा सक्रियता देखी गई और उनमें जागरूकता का विकास होता है, जिससे राष्ट्रीय आंदोलन के समय भी ये कार्यक्रम काफी ज्यादा प्रचलित हुए थे। अब बात करें जन सहभागिता के स्तर पर तो ध्यान रखिएगा, ये अगर हम लोग पूर्व के आंदोलन या पूर्व के किसी भी विद्रोह की बात करते हैं भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित, तो उसमें एक पर्टिकुलर वर्ग के द्वारा ही पार्टिसिपेट किया जाता था। यदि हम लोग स्वदेशी आंदोलन की बात करें तो स्वदेशी आंदोलन में हम लोग विभिन्न वर्गों का इसमें तालमेल नहीं देखते। बहुत सारे वर्ग जो थे वो इससे अछूते रह जाते हैं, वो इसमें शामिल नहीं होते। पढ़े लिखे बुजुर्गा वर्ग, मध्यम वर्गीय वर्ग स्वदेशी आंदोलन में जनरली अपनी दूरी बना करके रखे हुए थे। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखते हैं चंपारण सत्याग्रह में पहली बार होता है कि किसानों के साथ साथ अन्य वर्गों की भी भागीदारी यहाँ पर देखी जाती है, और बिहारी और प्रताप जैसे समाचार पत्रों ने किसानों की समस्याओं को काफी प्रमुखता से जगह दी और उन्हें काफी ज्यादा उठाया, जिससे किसानों की समस्या राष्ट्रीय स्तर पर जानी और समझी जाने लगती है। अब उपलब्धि की स्तर पर बात करेंगे तो यहाँ पर ध्यान रखना है हमें कि उपलब्धि बहुत बड़ी थी। यद्यपि मूल्य में यह छोटी हो सकती है, लेकिन यह उपलब्धि भी बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। अब नगद वसूले गए जो पैसे थे, नील बागान मालिकों ने जो नगद वसूली की थी उसका 25% वापस किसानों को लौटाया जाता है। और ये तात्कालिक संदर्भ की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये भारतीयों की एक महत्वपूर्ण जीत समझी जाती है, जिसने भविष्य के किसान आंदोलन, जैसे हम लोग खेड़ा बारदोली या अवध किसान आंदोलन की बात करते हैं, उसके लिए उत्साह और प्रेरणा का संचार किया। इसने किसानों में आत्मसम्मान और आत्मविश्वास की भावना का भी प्रचार प्रसार किया, साथ ही साथ भविष्य में होने वाले किसी भी किसान आंदोलन के लिए एक प्रेरणा के रूप में काम करने लगा। कुल मिलाकर हम लोग कह सकते हैं कि चंपारण सत्याग्रह भारत में गांधीवादी आंदोलनों का प्रथम सोपान था।
साथ ही कई कारणों से किसान एवं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का परिवर्तनकारी बिंदु भी इसे कहा जा सकता है, जिसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक नया आयाम जोड़ा। लेकिन यहाँ पर तो हम लोग अच्छी-अच्छी बातें कर लिए आंदोलन के विषय में, लेकिन आलोचकों के द्वारा इसमें बुराइयां भी ढूंढी गई कि आखिर क्या कमियां रह गई इस आंदोलन में। तो इसका हम लोग आलोचना यहाँ पर एक छोटा सा देख सकते हैं। तो चंपारण सत्याग्रह की जब हम लोग आलोचना करते हैं तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि कुछ आलोचकों का कहना है कि गांधी जी अगर चाहते, यहाँ पर सीधा उंगली उठाई गई गांधी जी के ऊपर में, कि यदि गांधी जी चाहते तो जो लगान की 100% वापसी थी वह सुनिश्चित हो सकती थी। और इनका कहना था कि गांधी जी जब जानते थे कि अंग्रेज गलत कर रहे हैं, यह अंग्रेज भी जान रहे हैं, तो 25% के स्थान पर 100% की वापसी सुनिश्चित हो सकती थी। लेकिन गांधी जी का एक अपना अलग विचार था। गांधी जी का कहना था कि 25% रकम वापस करना भी बगान मालिकों के लिए एक बहुत बड़ी बेइज्जती थी। इससे वे अत्यधिक शर्मिंदा होते। यद्यपि किसानों के करों के निवारण के लिए यह अपर्याप्त थे, फिर भी भारत में यह पहली बार देखा गया कि शांतिपूर्ण जन विरोध के माध्यम से सरकार सरकार को कुछ मांगों को स्वीकार कर लेने पर सहमत कर लेना तत्कालीन परिस्थितियों के संदर्भ में एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती थी। इस दृष्टिकोण से अगर हम लोग देखते हैं तो सत्याग्रह का यह भारत में किया गया पहला प्रयोग एक सफल सत्याग्रह प्रयोग के रूप में जाना जाएगा। और भारत में गांधीवादी आंदोलन में चंपारण आंदोलन प्रथम सोपान था। इस आंदोलन के क्रम में जो नेता गांधी जी के साथ में जुड़े, वे उनके साथ जीवन पर्यंत जुड़े रहे। और इस आंदोलन के द्वारा गांधी जी ने बिहार वासियों को सत्य और अहिंसा की जो सीख दी, वह बिहार वासियों ने आगामी सभी आंदोलनों में उसका पालन किया। और बिहार के विभिन्न आंदोलनों में बिहार वासियों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। यह गांधी जी की ही मुख्य भूमिका थी कि उन्होंने भारतीयों, विशेष रूप से बिहार के निवासियों को जागरूक किया, उत्साहित किया और उन्हें प्रेरित किया, ताकि वो भारत के राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में जुड़े और भारत को स्वतंत्र करवाने का प्रयास करें। इसी के फलस्वरूप हम लोग देखते हैं कि 1919 से लेकर के 1944 ईस्वी तक गांधी जी द्वारा प्रारंभ किए गए 6 अहिंसात्मक आंदोलनों में बिहार की भूमिका महत्वपूर्ण रही थी। तो चंपारण सत्याग्रह एक मूल्यांकन जो आज का सेशन का टॉपिक था, यहीं पे मैं समाप्त करता हूं। आशा करता हूं कि आज के इस सेशन से आप लोगों को महत्वपूर्ण इनपुट्स प्राप्त किए होंगे, जिसे आप लोग उस अपने आंसर में इंक्लूड कर सकते हैं। तो सेशन को मैं यहीं पे समाप्त करूंगा। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए मंथन, क्योंकि मैं इस प्रकार के वीडियोस लाता रहता हूँ। थैंक यू।